एवरीवन, वेलकम टू मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज। तो अभी तक हम लोग 7 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। ये 8th लेक्चर है मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज का, जहां पर हम लोग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। दैट इज व्हाट जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हमारा चैप्टर था, वहां पे हम लोगों ने स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, एक्यूमुलेटर मशीन और एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन भी आप कह सकते हो, वो डिस्कस किया था डिटेल्ड मैनर में 6 और 7th लेक्चर में। ठीक है, और वहां से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, गेट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ये 8th लेक्चर है आपके इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का जो चैप्टर है, उसका लास्ट लेक्चर है, जहां पे जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली आपका सपोर्ट करता है सेकंड एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को और थर्ड एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को। ठीक है, और यहां से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं गेट में, आई थिंक 4 क्वेश्चंस, आई एम हैविंग 4 क्वेश्चंस इन दिस लेक्चर। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के टॉपिक पे जो क्वेश्चंस बनते हैं जिस काइंड के, वो मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, और आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी, मास्टर कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है कि कैसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे और किस शॉर्ट ट्रिक से आप उनको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। दैट इज व्हाट जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड लेक्चर है ये। ठीक है, सो जनरल रजिस्टर जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ये आपका सेकंड एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन आपको नाम से पता चल रहा है, यहां पर हम लोग अवॉइड करते हैं मेमोरी रेफरेंस को यूज करना। यहाँ पर सारे के सारे ऑपरेशंस आपके डायरेक्टली हम लोग कहाँ परफॉर्म करते हैं, रजिस्टर पे परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर मेमोरी रेफरेंस लेते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को रीड करने के लिए या ऑपरेंड को रीड करने के लिए। तो उसको अवॉइड करने के लिए जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम हम लोग रजिस्टर यूज करने की कोशिश करते हैं ऑपरेंड के लिए और डेस्टिनेशन के लिए। ठीक है, तो देख रहे हैं पहला पॉइंट क्या है। यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, when we are using multiple general purpose registers, okay, when we are using multiple general purpose registers instead of a single accumulator register in the CPU organization, then this type of organization is known as general register based CPU organization। ठीक है, जो हम लोग accumulator organization में single accumulator register यूज कर रहे थे। ठीक है, सो जब हम लोग single accumulator register की जगह multiple registers यूज करेंगे, तो उस टाइप की जो सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम लोग कहेंगे जनरल रजिस्टर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सेकंड पॉइंट, इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द कंप्यूटर यूजेस 2 और 3 एड्रेस फील्ड्स। ओके, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर आपका 2 और 3 एड्रेस फील्ड यूज करेगा। ओके, इन देयर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ओके, ईच एड्रेस फील्ड में स्पेसिफाई ए जनरल रजिस्टर और ए मेमोरी, और हर एक एड्रेस फील्ड में या तो आपका रजिस्टर का एड्रेस होगा कि रजिस्टर फाइल में आपका रजिस्टर किस मेमोरी लोकेशन पर है, या मेमोरी का एड्रेस होगा। ठीक है, सो ईच एड्रेस फील्ड में स्पेसिफाई ए जनरल रजिस्टर और ए मेमोरी वर्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इफ मैनी सीपीयू रजिस्टर्स आर अवेलेबल फॉर heavily used variables and intermediate results, we can avoid memory references। अगर बहुत सारे सीपीयू जनरल रजिस्टर सीपीयू में अवेलेबल हैं, ठीक है, वेरिएबल्स या ऑपरेंड्स को स्टोर करने के लिए या रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, सो जनरली हम लोग क्या करते हैं, वी कैन अवॉइड, हम लोग अवॉइड कर सकते हैं मेमोरी रेफरेंसेस को मच ऑफ द टाइम, दस वास्टली इंक्रीजिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्पीड एंड रिड्यूसिंग प्रोग्राम साइज। सो इससे क्या होगा कि हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की स्पीड, परफॉर्मेंस सिस्टम का बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग रजिस्टर्स का यूज करेंगे, ठीक है, इन प्लेस ऑफ मेमोरी रेफरेंस। ओके, क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि रजिस्टर आपका फास्टेस्ट मेमोरी है। ठीक है, फास्टेस्ट मेमोरी है। ठीक है, सो रजिस्टर से ज्यादा फ्रिक्वेंटली बेसिस पर ठीक है मेमोरी में रेफरेंस नहीं लेना पड़ेगा, डेटा आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, सो आप समझ रहे होगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर। फॉर एग्जाम्पल, मल्टीपल आपका ऑपरेशन है R1, R2, R3। यहां पर हम लोग रिजल्ट के लिए अलग रजिस्टर यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऑपरेंड 1 के लिए अलग रजिस्टर यूज कर रहे हैं, ऑपरेंड 2 के लिए अलग रजिस्टर यूज कर रहे हैं। सो जो R1 है यहां पर, ये आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर है, आफ्टर दी ऑपरेशन यहां पर रिजल्ट स्टोर करेंगे। R2 आपका ऑपरेंड 1 के लिए रजिस्टर है, और R3 हम लोग यूज कर रहे हैं ऑपरेंड 2 के लिए। तो यहाँ पर सारे के सारे ऑपरेशन
हम लोग डायरेक्टली कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, रजिस्टर्स पे ही परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सीपीयू सारे ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म कर रहा है, डायरेक्टली रजिस्टर पे ही परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो है आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस और स्पीड बढ़ जाएगी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की, ठीक है। So this is an instruction of an arithmetic multiplication written in assembly language. It uses 3 address fields R1, R2, R3. The meaning of this instruction is okay, यानी कि R2 में आपको क्या मिल रहा है, R2 में आपको पहला ऑपरेंड मिल जा रहा है, R3 में आपको सेकेंड ऑपरेंड मिल जा रहा है, आपने दोनों को ऑपरेट किया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट को फाइनली डेस्टिनेशन रजिस्टर R1 में स्टोर कर दिया। दिस इंस्ट्रक्शन ऑल्सो कैन बी रिटन यूजिंग ओनली 2 एड्रेस फील्ड्स। इस इंस्ट्रक्शन को हम लोग 2 एड्रेस फील्ड का भी यूज करके लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, मल्ट, ठीक है, ऑपरेशन यूज किया R1, R2, ये आपका डेस्टिनेशन एंड ऑपरेंड 1 के लिए यूज करेंगे। यहीं पर आपको ये डेस्टिनेशन रजिस्टर भी होगा और यहीं पे आपको ऑपरेंड 1 भी मिल जाएगा, ठीक है। और ये आप यूज करोगे ऑपरेंड 2 के लिए, ठीक है। तो इसी वाले इंस्ट्रक्शन को 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का यूज करके भी लिख सकते हैं। आपका ALU ऑपरेशन क्या बनेगा, R1 में आपको फर्स्ट ऑपरेंड मिलेगा, R2 में सेकंड ऑपरेंड मिलेगा, दोनों को ऑपरेट करोगे और R1 जो है वो आपका एज ए डेस्टिनेशन रजिस्टर भी यहाँ पे यूज हो रहा है। द यूज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स रिजल्ट्स इन ए शॉर्ट प्रोग्राम विद लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस। Some examples of general register based CPU organizations are IBM 360 and PDP-11। ये आप याद रखिएगा, छोटे मोटे आपके जो भी ISRO बार के एग्जाम होते हैं वहां पे पूछ लेते हैं, व्हाट आर द जनरल पर्पज जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्पल्स। सो ऑप्शन में दे देंगे आपको, ठीक है, IBM 360 एंड PDP-11, ओके। सो यहाँ पर फीचर्स क्या है, फीचर्स ऑफ ए जनरल रजिस्टर बेस्ड CPU ऑर्गेनाइजेशन। एज आई हैव टोल्ड यू, हमेशा याद रखिएगा जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन आपका 2 एड्रेस और 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को यूज करता है, ठीक है। 2 एड्रेस में ऑपकोड के साथ 2 एड्रेस फील्ड होंगी, ठीक है, और ऑपकोड टाइप ऑफ द ऑपरेशन, और 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में आपका जो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑपकोड के साथ 3 एड्रेस फील्ड यूज करेगा, ठीक है। सो ये बस आपको याद रखना है। फीचर्स ऑफ ए जनरल रजिस्टर बेस्ड CPU ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर्स यूज करता है। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन द CPU कंटेन्स ए सेट ऑफ रजिस्टर्स which are small high speed memory locations used to store data that is being processed by the CPU. The general purpose registers can be used to store any type of data including integers, floating point numbers, addresses and control information। किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए रजिस्टर्स, जनरल पर्पज रजिस्टर्स यूज कर सकता है आप, ठीक है। CPU आपका ऑपरेंड एक्सेस, the CPU access operand directly from the registers, okay, directly from the registers, सारे ऑपरेशन रजिस्टर्स पे परफॉर्म करने की कोशिश करता है, rather than having to load them from memory each time they are needed। This can significantly improve performance as a register access is much faster than memory access। आपको पता है, ठीक है, रजिस्टर एक्सेस much faster है than memory access, ठीक है। So ये कुछ फीचर्स हैं। डेटा प्रोसेसिंग, the CPU can perform arithmetic and logical operation directly on the data stored in the registers, ठीक है। This eliminates the need to transfer data between the register and memory which can further improve the performance। जो परफॉर्मेंस फिर से improve कर देंगे, ठीक है। Instruction format, the instruction format used in a general register based CPU typically include fields for specifying the operands and operation to be performed। The operands are identified by register numbers, rather than memory addresses, ओके। सो जो भी चीजें यहाँ पर मैंने आपको बताई वो यहाँ पे सब मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिख दी हैं। यहाँ पर जनरल पर्पज रजिस्टर्स में हम ट्राई करते हैं कि सारे के सारे ऑपरेशन रजिस्टर से परफॉर्म करें, जिससे क्या होगा, सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मेमोरी को एक्सेस करने के लिए, मेमोरी से ऑपरेंड को एक्सेस करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू अगर ऑपरेंड आपका रजिस्टर में अवेलेबल है, क्योंकि रजिस्टर जो है आपकी फास्टेस्ट मेमोरी है एज कंपेयर टू रजिस्टर आपकी फास्टेस्ट है। रजिस्टर से आपके ऑपरेंड फास्टेस्ट वे में एक्सेस हो सकते हैं एज कंपेयर टू मेमोरी, ओके। सो ये सारी चीजें आपकी यहां पर हैं। तो यहां पर जो आपका सेकंड एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है, सेकंड एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ये 2 और 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को यूज करता है, ठीक है। तो यहां पर सेकंड एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या करता है, ये आपका ऑपकोड फील्ड के साथ में 2 एड्रेस फील्ड यूज करता है, ऑपकोड फील्ड के साथ में 2 एड्रेस फील्ड यूज करता है, ठीक है, ओके। और यहां पर एड्रेस 1 और यहां पे एड्रेस 2,
ठीक है, एड्रेस 2, ठीक है। सो यहां पर आपका ये क्या बताएगा, टाइप ऑफ द ऑपरेशन बताएगा, टाइप ऑफ द ऑपरेशन बताएगा, ठीक है। एड्रेस 1, ठीक है, एड्रेस 1, ठीक है, आपका क्या होगा, एड्रेस 1 फर्स्ट ऑपरेंड आपका कहां पर अवेलेबल होगा, रजिस्टर में अवेलेबल होगा। आफ्टर दी ऑपरेशन रिजल्ट भी रजिस्टर में स्टोर करेंगे। ये डेस्टिनेशन और सोर्स 1 के लिए यूज होता है, डेस्टिनेशन और सोर्स 1 के लिए यूज करते हैं इसको, ठीक है। सेकेंड ऑपरेंड में भी अवेलेबल, ऑपरेंड सेकेंड may be available either in register or memory, may be available either in memory और रजिस्टर भी हो सकता है और मेमोरी में भी अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। मेमोरी रेफरेंस, ठीक है, रजिस्टर में भी अवेलेबल हो सकता है और मेमोरी में भी अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। थर्ड एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, थर्ड एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या होता है, आपके रजिस्टर की फाइल क्या होती है, लार्ज होती है, ठीक है। सेकेंड एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को हम लोग कहते हैं रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं, आगे भी डिस्कस करूंगा। रजिस्टर टू मेमोरी, जो आपका जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो दो टाइप में डिवाइड हो जाता है, रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस आर्किटेक्चर, रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस आर्किटेक्चर, ओके। और जो आपका थर्ड एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है ये आपका रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर टू रजिस्टर रेफरेंस आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। यहां पे आपकी रजिस्टर फाइल क्या होती है, स्मॉल होती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पे आपकी रजिस्टर फाइल क्या होती है, स्मॉल होती है, और यहां पे आपकी रजिस्टर फाइल क्या होती है, लार्ज होती है, ठीक है। मतलब यहां पर हम लोग फर्स्ट ऑपरेंड, सेकंड ऑपरेंड एंड आफ्टर ऑपरेशन द रिजल्ट सबके लिए डिफरेंट रजिस्टर यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहां पे दिखाया था एग्जांपल में, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल में दिखाया था, ये थर्ड एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, ठीक है। थर्ड एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में हम लोग ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 और डेस्टिनेशन आफ्टर दी ऑपरेशन रिजल्ट के लिए सेपरेट रजिस्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसी को हम सेकंड एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने बताया था सेकंड ऑपरेंड मे बी आइदर अवेलेबल इन मेमोरी और रजिस्टर, सो नो प्रॉब्लम, ओके। बट डेस्टिनेशन और ऑपरेंड 1 हमेशा किसमें, रजिस्टर में अवेलेबल होगा, ठीक है। सो ये मैंने आपको पूरा बताया यहां पर, इसी चीज को मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो यहां पर जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, तो यहां पर जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा आपका, ठीक है। तो इसको मैं आगे ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर जो फॉर्मेट होगा आपका वो क्या होगा, ओके। तो इसको मैं आगे ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। तो इसको मैं आगे ड्रॉ कर देता हूं 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को, तो यहां पे ज्यादा स्पेस रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं। तो यहां पर ऑपकोड फील्ड के साथ में 3 एड्रेस फील्ड होंगी आपकी, ठीक है। ऑपकोड फील्ड के साथ में एड्रेस फील्ड आपकी होंगी 3, एड्रेस 1, एड्रेस 2 एंड एड्रेस 3, ओके। सो ऑपकोड आपको क्या बताएगा, तो ये 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्यों है, क्योंकि ऑपकोड के साथ में 3 एड्रेस फील्ड है, ठीक है। ये आपका सेकंड एड्रेस इंस्ट्रक्शन फील्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ऑपकोड के साथ में 2 एड्रेस फील्ड है। 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में ऑपकोड के साथ में सिर्फ एक एड्रेस फील्ड थी, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में ऑपकोड के साथ में कोई भी एड्रेस फील्ड नहीं थी, ठीक है। तो ये आपको देखना है। सो ऑपकोड क्या बताएगा आपको, यहां पर भी टाइप ऑफ द ऑपरेशन, ठीक है। एड्रेस 1 ये आपका डेस्टिनेशन की तरह काम करेगा, ये आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर होगा, ये आपका ऑपरेंड 1 रजिस्टर होगा, ऑपरेंड 1 ये भी आपको रजिस्टर में ही मिलेगा।
यहाँ पे रजिस्टर फाइल आपकी लार्ज होती है, ठीक है, और ऑपरेंड 2 भी आपको डिफरेंट रजिस्टर में मिलेगा। एग्जाम्पल मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये 3 एड्रेस फील्ड हो गई, ठीक है। तो इन सब के लिए हम लोग सेपरेट सेपरेट रजिस्टर यूज करेंगे, ठीक है। और डेस्टिनेशन के लिए भी, ऑपरेंड 1 के लिए भी, ऑपरेंड 2 के लिए भी, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2, ऑपरेंड एंड आफ्टर द ऑपरेशन रिजल्ट के लिए हम लोग सेपरेट सेपरेट रजिस्टर यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर फाइल क्या होती है, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में लार्ज होती है। इसको रजिस्टर टू रजिस्टर रेफरेंस आर्किटेक्चर भी कहते हैं, और सेकंड एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस आर्किटेक्चर कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑपरेंड और आफ्टर द ऑपरेशन रिजल्ट आपको ऑलवेज रजिस्टर में अवेलेबल होगा। सेकंड ऑपरेंड में भी आइदर अवेलेबल इन रजिस्टर और मेमोरी, ठीक है, तो उसकी बात अलग है। सो यहाँ पे मैंने आपको जो बताया वो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर दिया है कि जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जो आपके होते हैं, सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड्स इनटू 2 टाइप्स, ओके। फर्स्ट वन इज व्हाट, रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस, सेकंड वन इज व्हाट, रजिस्टर टू रजिस्टर रेफरेंस आर्किटेक्चर। मैं ऑलरेडी पहले ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है। रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस आर्किटेक्चर, सीपीयू विद लेस रजिस्टर, मैंने वहां पे पहले ही बता दिया आपको। यहाँ पे रजिस्टर फाइल क्या होती है, रजिस्टर फाइल यहाँ पे क्या होती है, स्मॉल होती है। रजिस्टर फाइल यहाँ पे क्या होती है, स्मॉल होती है। देखो मैंने ऑलरेडी पहले आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया। रजिस्टर फाइल क्या होती है, स्मॉल होती है, ठीक है। रजिस्टर फाइल आपकी क्या होती है, स्मॉल होती है। So in this organization, source 1 is always required in the register. Source 2 can be present either in the register or in memory. Okay. Here are 2 address instruction formats are compatible instruction formats. Okay. So source 1 always register में होगा. Source 2 can be present either in the register or memory. और source 1 का register ही as a destination register भी काम करेगा, ठीक है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। सेकंड वन है आपका रजिस्टर टू रजिस्टर रेफरेंस आर्किटेक्चर, मतलब सीपीयू हमेशा किसका रेफरेंस लेगा, रजिस्टर का रेफरेंस लेगा। सारे के सारे ऑपरेशन रजिस्टर पे परफॉर्म करेगा, क्योंकि सोर्स 1, सोर्स 2, जिसको आप ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 भी कह सकते हो, सभी आपके रजिस्टर में प्रेजेंट होंगे, और आफ्टर द ऑपरेशन रिजल्ट भी आपका सेपरेट रजिस्टर में जाएगा, ठीक है। सो इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एएलयू ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ओनली ऑन रजिस्टर्स डेटा। मैं पहले ही आपको सारे पॉइंट बता चुका हूं, ठीक है, फिर भी मैंने आपके लिए लिख दिए हैं जिससे कि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो सारी चीजें। और एक बार मैं आपको पूरा बता भी चुका हूं सारे पॉइंट्स, ठीक है। सो ऑपरेंड्स आर रिक्वायर्ड इन द रजिस्टर, सारे के सारे ऑपरेंड्स आपके रजिस्टर में है, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2। आफ्टर मैनिपुलेशन द रिजल्ट इज ऑल्सो प्लेस्ड इन ए सेपरेट रजिस्टर, hence 3 address instruction formats are the compatible instruction format. Okay, so ये सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए। सेकंड एड्रेस उसका फॉर्मेट, थर्ड एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट उसका फॉर्मेट, सेकंड एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस आर्किटेक्चर कहते हैं, क्योंकि वहां पे रजिस्टर फाइल आपकी स्मॉल होती है, ठीक है। थर्ड एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को हम लोग रजिस्टर टू रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस आर्किटेक्चर कहते हैं, रजिस्टर टू रजिस्टर रेफरेंस आर्किटेक्चर कहते हैं, क्योंकि सीपीयू सारे के सारे ऑपरेशन ओनली ऑन रजिस्टर्स पे परफॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर फाइल आपकी लार्ज होती है, ठीक है, वो मैं आपको दिखा चुका हूं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूं, ठीक है, ये एक चीज मैं आपको यहाँ दिखा देता हूं। मैंने आपसे कहा था कि मैं फोर्थ एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी आपको दिखाऊंगा। एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इंप्लीमेंट नहीं किया इसको अभी तक कहीं पे भी, क्योंकि रीजन क्या है, रीजन आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। तो यहाँ पे आप फोर्थ एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, मतलब ऑपकोड के साथ में हम लोग कितनी फील्ड यूज कर रहे हैं, ऑपकोड के साथ में 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में कितनी फील्ड यूज कर रहे थे, ऑपकोड के साथ 3 एड्रेस फील्ड यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे नाम है फोर्थ एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ठीक है। तो कितनी एड्रेस फील्ड यूज करेंगे ऑपकोड के साथ में, आपको पता चल गया होगा, ठीक है। ऑपकोड के साथ में कितनी एड्रेस फील्ड यूज करेंगे, ठीक है। एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 एंड एड्रेस 4, ठीक है, 4 फील्ड यूज करेंगे। सो एड्रेस 1 डेस्टिनेशन के लिए, एड्रेस 2, ठीक है, फर्स्ट ऑपरेंड के लिए, एड्रेस 2 सेकेंड ऑपरेंड के लिए,
और ये आपके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस के लिए, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस के लिए। तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ मोटा मोटा। तो यहाँ पर ये अभी तक इसको हम लोगों ने इंप्लीमेंट नहीं किया क्योंकि इस फोर्थ एड्रेस फील्ड का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी सीपीयू में इनबिल्ड होता है आपका प्रोग्राम कंट्रोल, प्रोग्राम काउंटर आपका होता है रजिस्टर, जो आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को ही पॉइंट करने के लिए होता है। सो नॉट इंप्लीमेंटेड येट एनीवेयर, not implemented yet anywhere, because रीजन क्या है, बिकॉज इन प्रोसेसर प्रोग्राम काउंटर, इन प्रोसेसर प्रोग्राम काउंटर पीसी is already there to point the next instruction address, next instruction address, ठीक है। सो फोर्थ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को कभी भी कहीं पे भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, क्योंकि वहां पे जो फोर्थ एड्रेस फील्ड होती है, ठीक है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को पॉइंट करने के लिए होती है, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्रोग्राम काउंटर आपके प्रोसेसर में इनबिल्ड है जो आपके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को पॉइंट करता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन पॉइंट से क्वेश्चंस आते हैं, आ चुके हैं, रिसेंटली पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 2022 में क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा गया था इस वाली ट्रिक के ऊपर, ठीक है। उससे पहले 2019-2020 में इस वाली ट्रिक के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, इफ देयर इज एन बिट इंक्रीज इन ऑपकोड फील्ड, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स आपको गिवन है, डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आपको गिवन है। एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से जब आप दूसरे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में जा रहे हो और ऑपकोड फील्ड में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, ऑपकोड फील्ड में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैसे काउंट करोगे, ठीक है, वो आपको यहां पर उसके लिए फॉर्मूला है। इफ देयर इज एन बिट इंक्रीज इन ऑपकोड फील्ड, देन टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैसे काउंट करोगे, नंबर ऑफ फ्री इंस्ट्रक्शंस, उससे पहले जितने नंबर ऑफ फ्री इंस्ट्रक्शंस हैं उनको मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर n से, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, दोनों ही है। अगर इंक्रीमेंट हो रहा है एक टाइप के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से जब आप दूसरे टाइप के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में जा रहे हो, ठीक है, ध्यान से सुनना, और अगर ऑपकोड फील्ड में इंक्रीमेंट हो रहा है तो जितने नंबर ऑफ फ्री इंस्ट्रक्शंस हैं उनको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 की पावर n से, जितने बिट से आपकी ऑपकोड फील्ड इंक्रीज हुई दूसरे वाले इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या है, इफ देयर इज एन बिट इन डिक्रीज इन ऑपकोड फील्ड, अगर वहां पर n बिट का डिक्रीज है ऑपकोड फील्ड में, एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से दूसरे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में जा रहे हो और n बिट का डिक्रीज है, ठीक है, तो आप टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इंस्ट्रक्शंस डिवाइड बाय 2 की पावर n, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, इनको आप कहीं नोट डाउन कर लो, इन पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसलिए मैंने नोट करके लिख दिया है, ठीक है। सो आई होप कि इनकी हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। कुछ मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चंस हैं जिनको मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे, ओके, 1 बाय 1 हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपका गेट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व करना है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। रिसेंटली पूछे हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे रिसेंटली पूछे हुए क्वेश्चन हैं, सारे के सारे रिसेंटली पूछे हुए क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है आपका, ए प्रोसेसर हैज 16 इंटीजर रजिस्टर्स R0, R1, R15, 16 इंटीजर रजिस्टर्स हैं एंड 64 फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स जिनको डिनोट कर रहा है F0, F1, F63, ओके। इट यूजेज ए 2 बाइट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ठीक है। कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज कर रहा है, 2 बाइट, मतलब पूरे इंस्ट्रक्शन का साइज कितना है, 1 बाइट में 8 बिट होता है, तो 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज कर रहा है, मतलब इंस्ट्रक्शन का साइज कितना है, 16 बिट, ठीक है। पूरे इंस्ट्रक्शन का साइज कितना है, 16 बिट, ठीक है। देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जहां पर 4 कैटेगरीज के इंस्ट्रक्शंस है। टाइप 1 का इंस्ट्रक्शन है, टाइप 2 का इंस्ट्रक्शन है, टाइप 3 का इंस्ट्रक्शन है एंड टाइप 4 का इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। टाइप 1 कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ 4 इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। टाइप 1 कैटेगरी के कितने इंस्ट्रक्शंस है, 4 इंस्ट्रक्शंस है, ईच विद 3 इंटीजर रजिस्टर ऑपरेंड्स, ओके।
जो इंस्ट्रक्शन टाइप 1 का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है उसमें कितनी 3 इंटीजर रजिस्टर ऑपरेंड फील्ड्स हैं, ठीक है, और एक ऑपकोड फील्ड तो बाय डिफॉल्ट होती है। टाइप 2 कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ 8 इंस्ट्रक्शंस। टाइप 2 की कैटेगरी में टाइप 2 के कितने इंस्ट्रक्शंस हैं? 8 इंस्ट्रक्शंस हैं, ईच विद 2 फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर ऑपरेंड्स। ओके, और जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है टाइप 2 का उसमें 2 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेंड फील्ड है और एक ऑपकोड फील्ड तो होती है, ठीक है। टाइप 3 कैटेगरी ऑपकोड फील्ड बाय डिफॉल्ट होती है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में। टाइप 3 कैटेगरी, क्योंकि ऑपकोड के बिना टाइप ऑफ द ऑपरेशन नहीं पता चलेगा, ठीक है। टाइप 3 कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ 14 इंस्ट्रक्शंस ईच विद 1 इंटीजर रजिस्टर ऑपरेंड एंड 1 फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर ऑपरेंड। ओके, एक इंटीजर रजिस्टर ऑपरेंड फील्ड है और एक फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर ऑपरेंड फील्ड है। टाइप 4 कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ n इंस्ट्रक्शंस, ओके, ईच विद ए फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर ऑपरेंड, ईच विद ए फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर ऑपरेंड। टाइप 4 कैटेगरी में अगर n इंस्ट्रक्शंस है, ईच विद ए फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर ऑपरेंड, ठीक है। सो देख लेते हैं यहां पे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। टाइप, पहले तो नंबर प्रोसेसर है 16 इंटीजर रजिस्टर्स, तो टाइप 1 का क्या है यहाँ पे? टाइप 1 का पहले इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आगे भी रिसेंटली पूछा गया था, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो टाइप 1 में क्या है? टाइप 1 कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ 4 इंस्ट्रक्शंस ईच विद 3 इंटीजर रजिस्टर ऑपरेंड्स। तो ऑपकोड के साथ में कितनी फील्ड्स है? IR1, IR2 और IR3, ठीक है। इंस्ट्रक्शन का साइज कितना है भाई? 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। 2 बाइट का मतलब 16 बिट का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, 16 बिट का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, ठीक है। तो यहां पर IR1 इंस्ट्रक्शन रजिस्टर फील्ड 1 जो है, 2 जो है, 3 जो है, कितने बिट की, कैसे डिसाइड करेंगे कितने बिट का है इंटीजर रजिस्टर फील्ड, ऑपरेंड फील्ड? तो यहाँ पे कितने रजिस्टर्स गिवन है? प्रोसेसर है 16 इंटीजर रजिस्टर्स। 16 इंटीजर रजिस्टर्स के लिए कितना बिट देना पड़ेगा उस फील्ड के लिए? सो log base to 16, ठीक है, log base to 16, ठीक है। तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। सो 4 बिट, 16 इंटीजर रजिस्टर्स के लिए कितना बिट एलोकेट करना पड़ेगा इन ऑपरेंड फील्ड्स को, इंटीजर रजिस्टर ऑपरेंड फील्ड्स को? 4 बिट। सो 4 बिट इसके लिए, तीनों इंटीजर रजिस्टर ऑपरेंड फील्ड है, 4 बिट इसके लिए एंड 4 बिट इसके लिए, ठीक है। सो कितना हो गया? 4 + 4 8 एंड 4 कितना हो गया? 12। 16 - 12 कितना हो गया भाई? एक ही फील्ड तो बची ना, टोटल 4 फील्ड्स हैं, 3 फील्ड्स की वैल्यू हमने बिट में कैलकुलेट कर ली, तो 4th वाले की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। 16 - 12 कितना हो जाएगा? 4, ठीक है, 4। तो मैंने आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई? 2 की पावर ऑपकोड फील्ड। तो टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैलकुलेट कर लो। 2 की पावर 4 हाउ मच? 16। 2 की पावर 4 हाउ मच? 16। ओके, सो टाइप 1 कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ 4 इंस्ट्रक्शंस। टाइप 1 कैटेगरी में कितने इंस्ट्रक्शंस है? 4 इंस्ट्रक्शंस है। सो नंबर ऑफ फ्री इंस्ट्रक्शंस कैलकुलेट कर लो आफ्टर एलोकेटिंग टाइप 1 कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रक्शंस। नंबर ऑफ फ्री इंस्ट्रक्शंस कैलकुलेट कर लो। 16 - 4 हाउ मच? 12। 16 - 4 हाउ मच? 12, ठीक है। सो इतने इंस्ट्रक्शंस आपके फ्री बचे टाइप 1 के कैटेगरी के इंस्ट्रक्शंस को एलोकेट करने के बाद, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप 2 पर, ठीक है, टाइप 2 पर आ जाते हैं। तो टाइप 2 का फॉर्मेट क्या है वो भी देख लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बस आपको क्या करना है, इनको एनालाइज करना है बस, ठीक है। सो यहां पर टाइप 2 कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ 8 इंस्ट्रक्शंस ईच विद 2 फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर ऑपरेंड्स। तो ऑपकोड के साथ 2 फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर ऑपरेंड FR1 फील्ड और FR2 फील्ड। फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर ऑपरेंड की 2 फील्ड है ऑपकोड के साथ में, ठीक है। ये भी आपका कितने बिट का है भाई? 16 बिट का ही है। कितने बिट का है? 16 बिट का ही है। ये भी कितने बिट का? 16 बिट का। तो यहां पर फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर ऑपरेंड फील्ड को कितने बिट देंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? कितने नंबर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स हैं? 64। सो लॉग बेस टू सिंपली क्या कर लेंगे? 64। 2 की पावर 6 क्या होता है? 64। लॉग बेस टू 2 की पावर 6, लॉग बेस टू 2 1 हो जाएगा।
और पावर आगे आ जाएगी, कितना बिट एलोकेट करना पड़ेगा आपको 6 बिट। तो 6 बिट मैंने इसको दे दिया FR1 को, और ये भी फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर ऑपरेंड फील्ड है, 6 बिट मैंने इसको दे दिया। ठीक है, तो टोटल कितना है 16 बिट, 3 फील्ड है, 2 की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। 16 माइनस 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12, 16 माइनस 12 हाउ मच 4। तो क्या यहाँ पर ऑपकोड फील्ड में कोई चेंज हुआ? टाइप 1 में भी 4 बिट की थी, टाइप 2 में भी 4 बिट की थी। तो टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी कि टाइप 2 में कितने एलोकेट कर दिए गए? टाइप 2 ईच विद टाइप 2 में कितने थे? 8 इंस्ट्रक्शंस थे, टाइप 2 कैटेगरी के 8 इंस्ट्रक्शंस थे। तो यहां तक कितने फ्री बचे थे? 12। नए टोटल कैलकुलेट करेंगे नहीं क्योंकि ऑपकोड फील्ड में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, सो नंबर ऑफ फ्री इंस्ट्रक्शंस कितने हो जाएंगे? जब यहां पे कोई चेंज होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तब कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इस काइंड के क्वेश्चन में नंबर ऑफ फ्री इंस्ट्रक्शंस कितने हो जाएंगे आपके? 12 माइनस 8 कितना बचा? 4। ठीक है, 12 में से 8 एलोकेट कर दिए टाइप 2 के लिए क्योंकि कंसिस्ट ऑफ 8 इंस्ट्रक्शंस। सो 12 माइनस 8 कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, तो टाइप 2 का एलोकेट करने के बाद 4 फ्री इंस्ट्रक्शंस बचे। अब बात कर लेते हैं टाइप 3 की। टाइप 3 की बात कर ले टाइप 3 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइप 3 में क्या था? टाइप 3 कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ 14 इंस्ट्रक्शंस ईच विद 1 इंटीजर रजिस्टर ऑपरेंड एंड 1 फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर ऑपरेंड। ओके, तो ऑपकोड के फील्ड के साथ में एक आपकी IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ऑपरेंड फील्ड थी, दूसरी आपकी फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर ऑपरेंड फील्ड थी। यहां पर भी ये इंस्ट्रक्शन का साइज हमेशा 16 बिट ही है। ठीक है, तो इस IR के लिए कितना बिट यूज कर रहे थे? 4 बिट। इंस्ट्रक्शन इंटीजर रजिस्टर ऑपरेंड फील्ड के लिए 4 बिट, फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर ऑपरेंड के लिए कितना? 6 बिट। ओके, तो 16 बिट का टोटल इंस्ट्रक्शन था, 3 फील्ड थी, 2 की साइज पता कर ली हम लोगों ने। 6 प्लस 4 कितना? 10। 16 माइनस 10 कितना बचेगा? ऑपकोड फील्ड आपका 6। तो यहां पे देखो टाइप 2 कैटेगरी में ऑपकोड 4 बिट का था, यहां पे कितने बिट का है? 6 बिट का है। तो 2 बिट का इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं? 2 बिट का इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं? जब इंक्रीमेंट होता है तो मैंने फॉर्मूला बताया कि नहीं, ये वाला इंक्रीमेंट होता है टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। फिर से कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ फ्री इंस्ट्रक्शन इंटू 2 की पावर n। ओके, नंबर ऑफ फ्री इंस्ट्रक्शन इंटू 2 की पावर n। तो टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां पे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ फ्री इंस्ट्रक्शंस कितने बचे थे यहां तक? 4। 2 की पावर कितने? यहां पे इंक्रीमेंट कितने बिट का हुआ? 2 बिट का। यहां पे 4 बिट का था आपको, यहां पे 6 बिट का, 2 बिट का। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16। ओके, कितना हो जाएगा? 16। देन आफ्टर एलोकेट कितना किया टाइप 3 में? टाइप 3 कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ 14 इंस्ट्रक्शंस। हाउ मच? 14 इंस्ट्रक्शंस। ओके, सो 16 माइनस 14 नंबर ऑफ फ्री इंस्ट्रक्शंस कितने हो जाएंगे? यहां तक नंबर ऑफ फ्री इंस्ट्रक्शंस कितने हो जाएंगे? 16 माइनस 14 एलोकेट किया टाइप 3 को, तो कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा? 2। ठीक है, अब टाइप 4 में क्या है? टाइप 4 कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ n इंस्ट्रक्शंस ईच विद ए फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर ऑपरेंड। ठीक है, तो ईच विद ए फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर ऑपरेंड। तो टाइप 4 के लिए हम लोग यहां पर एक, ठीक है, टाइप 4 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो यहां पर सिर्फ टाइप 4 में आपका टाइप 4 में ऑपकोड फील्ड है और उसके साथ में सिर्फ एक फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर ऑपरेंड फील्ड है, ये भी आपका 16 बिट का ही है। ठीक है, ये कितने बिट का इसको एलोकेट करेंगे? 6 बिट। तो 16 माइनस 6 ऑपकोड कितने की हो जाएगी आपकी? 10 की। तो टाइप 3 में ऑपकोड फील्ड मेरी कितने बिट की थी? 6 बिट की थी। यहां पे कितने बिट की हो गई? 10 बिट की। इंक्रीमेंट कितने बिट का हुआ? 4 बिट का। ठीक है, सो नंबर ऑफ टोटल इंस्ट्रक्शंस कैलकुलेट करोगे ना, यहां पे नंबर ऑफ टोटल इंस्ट्रक्शंस कितने हो जाएंगे? फ्री कितने बचे थे यहां तक? टाइप 3 को एलोकेट करने के बाद 2 बचे थे ना, तो नंबर ऑफ फ्री इंस्ट्रक्शंस कितने हो गए? 2 इंटू 2 की पावर कितने बिट से इंक्रीज हुआ? 4 बिट से इंक्रीज हो गया, सो 4। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा? 16। 16 टू जा कितना हो जाएगा? 32। तो इतने नंबर ऑफ टोटल इंस्ट्रक्शंस हैं आपके जो टाइप 4 के लिए हैं। ठीक है,
So maximum type 4 category consists of n instructions. Maximum value of n is what? 32. कितना हो गया? 32. ओके, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. इस काइंड के क्वेश्चन में जब एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से दूसरे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में जाते हैं, अगर ऑपकोड में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है तब न्यू टोटल नंबर ऑफ फ्री इंस्ट्रक्शन, न्यू टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैलकुलेट करते हैं. अदरवाइज नहीं करते. जितने फ्री इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें दूसरे को एलोकेट करके आगे बढ़ते रहते हैं. जब ऑपकोड फील्ड में चेंज होता है देन फिर आप टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैलकुलेट करते हो. अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इंस्ट्रक्शंस इनटू 2 की पावर इंक्रीज्ड बिट. ओके, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग भाई क्या है. अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है. अगला क्वेश्चन आपका ये है. तो मैंने बहुत सारे गेट के क्वेश्चंस लिए क्योंकि यहां से 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं. पाइपलाइनिंग इंपॉर्टेंट है, एड्रेसिंग मोड इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं. ठीक है, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी. ए मशीन हैज ए 32-bit आर्किटेक्चर with one word long instructions. It has 64 registers, each of which is 32 bits long. ठीक है, a machine has a 32-bit architecture with one word long instruction. It has 64 registers, each of which is 32 bit long. एक जो मशीन है, जो आपकी CPU है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, CPU ऑर्गेनाइजेशन है, वो 32 बिट के इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट कर रही है. ठीक है, एक वर्ड का लॉन्ग इंस्ट्रक्शन है और एक वर्ड में कितने 32 बिट है. इट नीड्स टू सपोर्ट 45 इंस्ट्रक्शंस. ओके, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? पिछले क्वेश्चन में देख के आ रहे हैं, इंस्ट्रक्शन कैलकुलेट करने के लिए ऑपकोड फील्ड का यूज करते थे. तो अगर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको पता है तो उससे आप ऑपकोड फील्ड की वैल्यू पता कर सकते हो. ठीक है, चलो. इट नीड्स टू सपोर्ट 45 इंस्ट्रक्शंस which have an immediate operand in addition to 2 register operands. ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, वो आपका एक, उसमें एक इमीडिएट ऑपरेंड फील्ड है इन एडिशन टू 2 रजिस्टर ऑपरेंड्स फील्ड. उसके बाद 2 रजिस्टर ऑपरेंड्स फील्ड्स हैं, R1 और R2. ठीक है भाई, तो पहले तो ड्रॉ कर लो ना इसको, जो भी गिवन है उससे फॉर्मेट ड्रॉ कर लो. पहले तो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट तो ड्रॉ कर लो ना पहले. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो मैंने बताया था कि भैया ऑपकोड फील्ड तो बाय डिफॉल्ट रहेगी इंस्ट्रक्शन में. तो जो भी फॉर्मेट गिवन हो उसमें ऑपकोड फील्ड तो रहती है. उसके बाद यहां पर क्या है, एक इमीडिएट ऑपरेंड फील्ड है, ठीक है, और 2 रजिस्टर ऑपरेंड फील्ड है, R1 एंड R2. ठीक है भाई. Assuming that the immediate operand is an unsigned integer, immediate operand आपका क्या है, unsigned integer को स्टोर कर रहा है. The maximum value of the immediate operand is, okay, maximum value of the immediate operand is, जो immediate operand field है unsigned integer को स्टोर कर रही है. So unsigned integer के लिए, ठीक है, अगर n बिट का है, n बिट का unsigned integer है, so मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 to 2 की पावर n माइनस 1, यही तो होगी ना. 0 to 2 की पावर n माइनस 1, ये मिनिमम हो गई, मिनिमम इंटीजर वैल्यू. और ये मैक्सिमम हो गई. ये क्या हो गई आपकी, मैक्सिमम हो गई. फॉर एग्जाम्पल 1111, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई, 15 ही तो हुई. और कितने बिट का है ये, 4 बिट का. सो 4 बिट का है तो 2 की पावर n माइनस 1 ही तो हुई, यानी 2 की पावर 4 माइनस 1, 16 माइनस 1 यानी कि 15. ठीक है, सो ये आपको, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे हम लोग. ठीक है, तो चलो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को. सो जो मेरा जो इंस्ट्रक्शन है पूरा का पूरा कितने बिट का है भाई, ये 1 वर्ड का इंस्ट्रक्शन है और एक वर्ड का साइज कितना है, 32 बिट. कितना है, 32 बिट. ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है आपको. ठीक है भाई. It has 64 registers. How many registers? 64 registers. ठीक है, तो 64 registers कितने बिट, R1 और R2 फील्ड को, रजिस्टर ऑपरेंड फील्ड को हम लोग दे देंगे. सो वही जो पिछले में करके आए हैं, log base 2 64. ओके, हाउ मच, 2 की पावर 6 यानी कि 6 बिट्स. ठीक है, तो 6 बिट मैंने इसको दे दिया और 6 बिट मैंने इसको दे दिया. ठीक है, समझ में आ गया. 6 बिट मैंने इसको दे दिया और 6 बिट इसको दे दिया. ठीक है, अब यहां पर टोटल 4 फील्ड्स हैं, 2 फील्ड की वैल्यू हमने बिट में कैलकुलेट कर ली. ठीक है, अब इमीडिएट ऑपरेंड की वैल्यू बिट में अगर पता चल गई हमें, तो हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द
इमीडिएट ऑपरेंड फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहला काम तो हमारा ये है कि इमीडिएट ऑपरेंड की फील्ड की वैल्यू पता करना बिट में। तो इसको कैसे पता कर सकते हैं, या तो ऑपकोड की वैल्यू पता हो ना हमें, 2 की पता चल गई, ऑपकोड फील्ड की वैल्यू अगर पता चल जाएगी तो बाय डिफॉल्ट इसको टोटल में से इन सबको ऐड करके माइनस कर देंगे, इस फील्ड की वैल्यू बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। ठीक है, सो ऑपकोड फील्ड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे गिवन है कितने इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट कर रहा है, 45 इंस्ट्रक्शंस को। सो 45 इंस्ट्रक्शंस के लिए ऑपकोड फील्ड की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी भाई, 2 की पावर 5 करोगे तो 32 आएगी ना, मतलब 5 बिट से 32 इंस्ट्रक्शन सपोर्ट कर सकता है ऑपकोड। तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 64, 32 से और ज्यादा ही है इसकी इंस्ट्रक्शंस की वैल्यू। सो कितने बिट्स देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सीलिंग वैल्यू लेंगे। सो 6 बिट, 5 बिट नहीं 6 बिट्स। ठीक है, तो 6 बिट मैंने इसको भी एलोकेट कर दिया। तो यहां पर जो इमीडिएट ऑपरेंड फील्ड है आपकी, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ऑपरेंड फील्ड जो है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 माइनस 6 प्लस 6 प्लस 6। सो कितनी हो जाएगी, 32 माइनस 18। सो 32 माइनस 18 हाउ मच, 14। सो 14 बिट्स जो है मेरा किसके लिए आ गई, इमीडिएट ऑपरेंड के लिए आ गई। किसके लिए आ गई, इमीडिएट ऑपरेंड के लिए आ गई। ठीक है, सो मैक्सिमम वैल्यू पूछी 14 बिट से, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए 2 की पावर 14 माइनस 1 और 2 की पावर 14 इज नथिंग बट व्हाट 16, ओके 384 होती है। ठीक है, और माइनस 1 कर दो तो कितना आ जाएगा, 16383। ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई 16383। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 16383। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ऑप्शन बी 16338 नो, 16388 नो, 16484 नो। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। सो आई होप कि अब ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप कर ले जाओगे, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैंने कुछ ही क्वेश्चंस को कवर किया है, कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए कि किस काइंड के क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से पूछे जाते हैं। मैंने इन क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया है। ठीक है, और सब रिसेंटली पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप इसको ट्राई करो। ठीक है, इसको आप ट्राई करो। मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट दे रहा हूं आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, सो ट्राई करो। ठीक है, खुद से ट्राई करो। ठीक है, खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं। सिमिलर काइंड का क्वेश्चन मैं आपको करा के आया हूं पीछे। तो गेट के क्वेश्चंस इस तरीके के आपको मिलेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से, वो आप देखते ही समझ जाओगे। ठीक है, सो वो मैंने छोड़ दिए हैं, थ्योरेटिकल को न्यूमेरिकल भी मैंने छोड़ दिए हैं। जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने कवर कर लिए यहाँ पे, आपको एग्जैक्टली आइडिया देने के लिए कि किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, एडिशनिंग मोड्स भी जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पर भी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस काइंड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को करो, 2 मिनट का टाइम है, सब कुछ आपके सामने है, बस आपको देखने की जरूरत है, फॉर्मेट ड्रॉ करने की जरूरत है। क्वेश्चन के साथ ही फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना, कितनी फील्ड्स हैं वो लिख लेना और फिर कैलकुलेट करना। ठीक है, सो जल्दी से कैलकुलेट करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, 2 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं और इसके सिमिलर बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया है। ठीक है, चलो मैं करा देता हूं। ठीक है, जो सॉल्व करने वाले हैं उन्होंने सॉल्व कर लिया होगा इसको। ठीक है, A processor has 40 distinct instructions. Okay, एक प्रोसेसर के पास 40 distinct instructions हैं and 24 general purpose registers. कितने general purpose registers हैं? 24. A 32-bit instruction word has an opcode, okay, 2 register operands and an immediate operand. Okay, 32 bit का instruction है, 32 bit का
इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उसमें कितनी फील्ड है, ऑपकोड है, यहाँ पे ऑपकोड ऑलरेडी दे रखा है, जहां पे नहीं देते वहां पे जितनी फील्ड गिवन है उनके साथ आपको ऑपकोड ऐड करना है, बिना ऑपकोड के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट किसको डिफाइन करता है, ऑपकोड को, ठीक है, टाइप ऑफ द ऑपरेशन जो एसोसिएटेड होता है आपके इंस्ट्रक्शन के साथ में, ठीक है। सो एक ऑपकोड फील्ड है, 2 रजिस्टर ऑपरेंड फील्ड है और एक इमीडिएट ऑपरेंड फील्ड है। यहाँ पे सिंपली अब आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल फॉर द इमीडिएट ऑपरेंड फील्ड इज, आपसे यहाँ पे और कुछ नहीं पूछ रहा, वो कितने नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल है इस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में फॉर द इमीडिएट ऑपरेंड फील्ड। सो एनएटी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पहले बता चुका हूं, क्वेश्चन के साथ साथ आप इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ड्रॉ कर लो भाई, जो भी चीज गिवन है पहले वो ड्रॉ कर लो, ठीक है। यहां पर ये ऑपकोड और टोटल 4 फील्ड है, 32 बिट का इंस्ट्रक्शन है, 32 बिट का इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। पहली आपकी ऑपकोड फील्ड है, ठीक है, 2 रजिस्टर ऑपरेंड्स फील्ड्स हैं तो R1 और R2 यूज कर लेता हूं, ठीक है, एंड एक इमीडिएट ऑपरेंड फील्ड है आपकी, इमीडिएट ऑपरेंड फील्ड है, ठीक है भाई। द नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल फॉर द इमीडिएट ऑपरेंड फील्ड इज, ये आपको कैलकुलेट करनी है। तो कितने जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, 24 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। सो R1 और R2 जो रजिस्टर ऑपरेंड फील्ड है, अगर उनकी वैल्यू बिट में कैलकुलेट करनी है, सो पहले भी कर चुके हैं, log बेस टू 24, सो log बेस टू 24 सील वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 4 करोगे तो 16, ठीक है, रजिस्टर्स को सपोर्ट करेगी फील्ड। सो 16 से ज्यादा है ना ये, तो 24 को, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बिट लेना पड़ेगा आपको, 4 से नहीं 5 बिट लेना पड़ेगा, कितना 5, तो 5 बिट मैंने R1 को दे दिया, 5 बिट मैंने R2 को दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपका कितने डिस्टिंक्ट इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट कर रहा है आपका प्रोसेसर, 40। सो इंस्ट्रक्शन से आपको पता चल जाएगा ऑपकोड फील्ड की वैल्यू बिट में, ठीक है। सो log बेस टू 40, तो यहाँ पर भी सील वैल्यू लोगे, 2 की पावर 5 करोगे, 5 बिट लोगे तो 32 इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करेगा ऑपकोड, तो कितना बिट लेना पड़ेगा आपको, 6 बिट, ठीक है, कितना 6 बिट, तो 6 बिट मैंने ऑपकोड को दे दिया, 6 बिट मैंने किसको दे दिया, ऑपकोड को दे दिया। तो टोटल कितने बिट का है, 32 बिट का है। कितनी फील्ड है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में, 4 फील्ड है, 3 फील्ड्स की बिट्स में वैल्यू आपको पता चल गई। तो भाई लास्ट वाले की 4th वन की तो आप निकाल ही दोगे ना, तो इमीडिएट ऑपरेंड की कैसे निकालोगे, इमीडिएट ऑपरेंड जो फील्ड है उसकी बिट में वैल्यू कैसे निकालोगे, 32 माइनस 6 प्लस 5 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, 32 माइनस 5 5 10 और 16, कितना हो जाएगा, 16 बिट, कितना हो जाएगा, 16 बिट। तो यहां पे क्या फिल कर दोगे, 16, ठीक है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में उसने मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली थी जो इमीडिएट ऑपरेंड फील्ड रिप्रेजेंट कर सकता था, अनसाइन इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा था वो, तो वहां पे पहले बिट निकाल के फिर कैलकुलेट भी किया था हम लोगों ने, यहाँ पे सिंपली उसने बिट्स पूछ के छोड़ दिया आपसे। ये भी आपका गेट का क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। Consider a processor with 64 registers and an instruction set of size 12. Okay, each instruction has 5 distinct fields. हर एक इंस्ट्रक्शन की आपकी 5 डिस्टिंक्ट, हर एक इंस्ट्रक्शन में 5 डिस्टिंक्ट फील्ड्स हैं। नेमली यहां पर भी उसने दे रखा है ऑपकोड, 2 सोर्स रजिस्टर आइडेंटिफायर्स, 1 डेस्टिनेशन रजिस्टर आइडेंटिफायर एंड ए 12 बिट इमीडिएट वैल्यू। इमीडिएट वैल्यू एक फील्ड है, इमीडिएट ऑपरेंड एक फील्ड है, ठीक है, उसकी इन्होंने वैल्यू ऑलरेडी बिट में दे रखी है, 12 बिट का है वो, ठीक है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी स्टोर्ड इन मेमोरी इन ए बाइट अलाइंड फैशन, मतलब हर एक इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में, हर एक इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में बाइट बाय बाइट करके स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है, बाइट बाय बाइट करके स्टोर कर रहे हैं। इफ ए प्रोग्राम हैज 100 इंस्ट्रक्शन, अगर किसी प्रोग्राम में इस तरीके के 100 इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, तो वो पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ मेमोरी इन बाइट्स
कंज्यूम्ड बाय द प्रोग्राम टेक्स्ट इज, तो कितने बाइट की मेमोरी चाहिए होगी इस 100 इंस्ट्रक्शन के प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए मेमोरी में, ठीक है। सो पहले तो भाई ये कैलकुलेट करो कि एक इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में स्टोर करने के लिए कितने बाइट लग रहे हैं। तो जब एक इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में स्टोर करने के लिए बाइट आपको पता चल जाएंगे, सो डेफिनेटली आपको क्या पता चल जाएगा, 100 इंस्ट्रक्शन उसी काइंड के 100 इंस्ट्रक्शन होंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे एक इंस्ट्रक्शन को जितना बाइट लग रहा है मेमोरी में स्टोर करने के लिए, ठीक है, वो आपका टोटल बाइट आ जाएगा, ठीक है। सो बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को जो है पहले पूरे इंस्ट्रक्शन का साइज पता करो। सब कुछ आपके सामने है, ठीक है, सब कुछ आपके सामने है, इंस्ट्रक्शन का साइज पता करो। एक इंस्ट्रक्शन का जब आपको साइज पता चल जाएगा, वो बिट में पता चलेगा, आप बिट को 8 से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए मेमोरी में कितने बाइट की रिक्वायरमेंट है। फिर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको टोटल बाइट्स पता चल जाएंगी उस पूरे प्रोग्राम को, इसमें 100 इंस्ट्रक्शंस है, मेमोरी में स्टोर करने के लिए कितने बाइट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को करो, ठीक है। 2 मिनट दे रहा हूं, फिर से मैं आपको टाइम सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि आप भी अपना दिमाग लगाओ। 2 मिनट दे रहा हूं मैं, ठीक है। आई एम गिविंग यू हियर 2 minutes only for this question just to calculate how many bits, okay, कितने बिट्स की हमें जरूरत है, okay, how many bits we need to represent one instruction, okay। सारी चीजें आपको गिवन है, मैंने क्वेश्चन को पढ़ भी दिया है। तो एग्जैक्टली 2 मिनट बाद मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। तो जल्दी करो फटाफट इस क्वेश्चन को। बढ़िया क्वेश्चन है एंड आई होप कि आप सभी लोग कर लोगे, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में सारी चीजें आपको पढ़ाई हैं और काफी क्वेश्चंस भी लगवा दिए मैंने आपको। सो आई होप जो बच्चे करना चाहेंगे इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। चलो मैं कराता हूं, ठीक है। कंसीडर ए प्रोसेसर विद 64 रजिस्टर्स एंड एन इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ साइज 12। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने हैं, जो इंस्ट्रक्शन सेट है वहां पे कितने इंस्ट्रक्शंस है, 12। ईच इंस्ट्रक्शन हैज 5 डिस्टिंक्ट फील्ड्स। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ड्रॉ कर लो पहले भाई, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बिट्स नहीं पता कि एक इंस्ट्रक्शन के, पहले वाले क्वेश्चन में बिट्स पता थी इंस्ट्रक्शन की, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं पता, बट यहाँ पे फील्ड पता है हमें। क्या पता है, फील्ड, ठीक है। सो पहली फील्ड आपकी है ऑपकोड, ठीक है। 2 सोर्स रजिस्टर आइडेंटिफायर्स, ठीक है। सो R1 एंड R2, R1 एंड R2। 1 डेस्टिनेशन रजिस्टर आइडेंटिफायर, ठीक है, R3। 3 रजिस्टर आइडेंटिफायर्स हैं, ठीक है। एंड ए 12 बिट इमीडिएट वैल्यू, और एक इमीडिएट ऑपरेंड फील्ड है जिसकी हमें बिट नहीं कैलकुलेट करनी, ऑलरेडी वहां पे बिट गिवन है। कितने बिट का है भाई ये ऑपरेंड इमीडिएट वैल्यू, इमीडिएट ऑपरेंड कितने बिट का है, 12 बिट का है, हमें नहीं कैलकुलेट करना भाई, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, ऑलरेडी गिवन। हमें क्या कैलकुलेट करना है, R1, R2, R3 जो रजिस्टर फील्ड्स हैं, आइडेंटिफायर्स हैं, ये कितने बिट के हैं, ठीक है, और ऑपकोड कितने बिट का है, ठीक है। सो ऑपकोड तो बहुत आराम से आप कैलकुलेट कर लोगे। इंस्ट्रक्शन सेट जो है उसमें कितने इंस्ट्रक्शंस हैं, 12, उसका साइज कितना है, 12, ठीक है। सो लॉग बेस टू 12, ओके, लॉग बेस टू 12। सो 12 का मतलब क्या हुआ, यानी कितने सील वैल्यू लोगे यहाँ पर भी। सो 12 इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑपकोड को कितने बिट की रिक्वायरमेंट होगी, 2 की पावर 3 8 ज्यादा, सो 4 बिट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो 4 बिट की रिक्वायरमेंट इसको हो गई। ऑपकोड मेरा 4 बिट का है, इमीडिएट ऑपरेंड ऑलरेडी 12 बिट का है, वो उन्होंने बता रखा है आपको,
ठीक है। उसके बाद आपके कितने इंटीजर कितने रजिस्टर्स हैं 64। सो लॉग बेस 2 जितने भी रजिस्टर फील्ड्स हैं चाहे वो सोर्स या डेस्टिनेशन कितने बिट की जरूरत पड़ेगी 2 की पावर 6 यानी 6 बिट की। तो 6 बिट R1 इन सब के लिए 6 बिट चाहे सोर्स रजिस्टर डेस्टिनेशन है तो रजिस्टर फील्ड ना तो 6 बिट। ठीक है। तो टोटल मेरा कितने बिट का हो गया मेरा इंस्ट्रक्शन। ठीक है। इंस्ट्रक्शन साइज कितना हो गया 12 प्लस 6 18 प्लस 6 24 प्लस 6 30 प्लस 4 34 बिट का। कितने बिट का हो गया 34 बिट का टोटल इंस्ट्रक्शन हो गया। एक इंस्ट्रक्शन का साइज कितना है 34 बिट। तो 34 बिट के इंस्ट्रक्शन को बाइट बाय बाइट मेमोरी में अगर स्टोर करना है, एक मेमोरी सेल का साइज 8 बिट है तो कितने बाइट लगेंगे, मतलब कितने मेमोरी सेल लगेंगे ये भी कह सकते हो। तो कितने बाइट लगेंगे भाई टू स्टोर वन इंस्ट्रक्शन in byte aligned fashion ठीक है। to store one instruction byte aligned fashion how many bytes we require 34 divide by 8 1 byte में 8 बिट होता है। so 8 4 जा 32 यानी कि पूरे के पूरे 8 मेमोरी सेल लगेंगे, लेकिन जो 2 बिट बचेगा वो नेक्स्ट वाले में जाएगा ना, तो 5 मेमोरी सेल टोटल यूज होंगे ना इस इंस्ट्रक्शन को बाइट अलाइन फैशन में स्टोर करने के लिए मेमोरी में। तो टोटल कितने लगेंगे आपके 5 बाइट लगेंगे। ठीक है। सील वैल्यू लोगे 5 मेमोरी सेल लगेंगे ना, तो 4 तो पूरे लगेंगे, फिर एक 5th मेमोरी सेल भी तो यूज होगा 8 बिट का, तो 2 बिट तो उसमें भी जाएगा ना, तो 5 बाइट लगेंगे। ठीक है। एक इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए आप समझ गए होगे। तो द अमाउंट तो टोटल इसी काइंड के कितने इंस्ट्रक्शंस हैं प्रोग्राम में 100 इंस्ट्रक्शंस हैं। सो इसको टोटल नंबर ऑफ कितना बाइट लगेगा टोटल नंबर ऑफ बाइट्स टू स्टोर 100 इंस्ट्रक्शंस इक्वल टू 100 into 5 बाइट हाउ मेनी 500 बाइट्स। हाउ मेनी 500 बाइट्स। तो ये भी आपका एनईटी टाइप का क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल एनालिसिस टाइप का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपको कितना फिल करना था 500। ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और जो भी मैंने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में पढ़ाया है कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, न्यूमेरिकल काइंड के क्वेश्चन बनते हैं, 2-4 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, आप उनको भी पीवाईक्यूज में जाके देख लीजिएगा, वो भी आपसे हो जाएंगे। ठीक है। तो अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कवर कर लिया। ठीक है। बेसिक्स इंट्रोडक्शन ऑफ सीओए पहले 4 लेक्चर्स में कवर कर लिए। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इंस्ट्रक्शन साइकिल कवर किया, और इंस्ट्रक्शन साइकिल में इंस्ट्रक्शन फेच और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, इंस्ट्रक्शन फेच से कैसे क्वेश्चन बन सकते थे वो कवर किया। फिर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में आए। ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में स्टैक ऑर्गेनाइजेशन से कैसे क्वेश्चन बन सकते थे वो कवर किया। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कवर किया, एक्यूमुलेटर मशीन और ऑर्गेनाइजेशन कवर किया, वहां से कैसे आपको टेक्निक पे बेस कैसे क्वेश्चन बन सकते थे वो कवर किया। फिर जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कवर किया 8th लेक्चर में, जो ये 8th लेक्चर है, यहाँ पे कैसे क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से आपके बन सकते थे वो कवर किए। और भी क्वेश्चंस हैं, आपसे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है। अगर आप इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ोगे, जो मास्टर कॉन्सेप्ट इस सीरीज में दिए जा रहे हैं आपको। ठीक है। तो सीओए में आपको मजा आएगा। ठीक है। और भी लेक्चर्स जो भी आएंगे मास्टर्स कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे दिए जा रहे हैं, और उन मास्टर कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है। ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो अभी तक हम लोग जो मैंने आपको बताया, ठीक है, 4 लेक्चर में इंट्रोडक्शन कवर किया हम लोगों ने, 5th लेक्चर में इंस्ट्रक्शन साइकिल कवर की। ठीक है। 6th 7th और 8th लेक्चर में, ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कवर किया। अब जो 9th लेक्चर होगा उसमें हम लोग फ्लैग्स कवर करेंगे। फ्लैग से भी क्वेश्चन बनते हैं, कंडीशनल फ्लैग से। ठीक है। लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था कंडीशनल फ्लैग से, 1 मार्क का ही आया था, लेकिन आया था। ठीक है। तो ये फ्लैग कवर करेंगे, कितने क्वेश्चन यहां से बने वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर 10th में एड्रेसिंग मोड एंड सो ऑन, टोटल 20 लेक्चर हम लोग करेंगे मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में, और सारी चीजों को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। सो आई होप कि आपको अभी तक के लेक्चर में मजा आया होगा। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। ठीक है। और उनको बताओ कि पंकज मिश्रा सर जो है सीओए पढ़ा रहे हैं आईएएस मास्टर पर, यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट में क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा आपका, और आगे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम भी डील करने वाला हूँ। ठीक है। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर योर लव। थैंक यू।